नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो अदृश्य है पर हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, सोचिए हमारे चारों तरफ ये जो तारों का जाल बिछा है और बस एक स्विच दबाते ही अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। पर ये होता कैसे है? देखिए, आज हमारा मिशन यही समझना है। हमको ये टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने वाले। अच्छा? हाँ, बल्कि हम मिलकर दिमागी तौर पर एक सर्किट बनाएंगे। मान लीजिए एक बहुत ही साधारण सी टॉर्च। ठीक है। और उसे बनाने की कोशिश में ही हम उन सवालों से जूझेंगे जो असल में बिजली के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे इन तारों में जो चीज बह रही है उसको धक्का कौन देता है, और उसकी रफ्तार को कौन रोकता है? बिल्कुल। और अगर एक से ज्यादा बल्ब लगाने हो तो उसका सही तरीका क्या है, इन सब पर बात करेंगे। ये तो बड़ा दिलचस्प तरीका लग रहा है। तो चलिए अपनी इस दिमागी टॉर्च को बनाने का काम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, हमें एक तार चाहिए और उसमें बहने वाली कोई चीज। यहीं से इलेक्ट्रिक करंट की कहानी शुरू होती है। तो जैसे एक पाइप में पानी बहता है, क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को तारों में बहने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह मान सकते हैं? बिल्कुल, ये सबसे अच्छी एनालॉजी है। इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर जैसे तांबे के तार में चार्जेस का एक ऑर्गेनाइज्ड बहाव ही है। अब सोचिए हमारे पास टॉर्च का बल्ब है, सेल है और तार भी है। लेकिन बल्ब तभी जलेगा जब हम स्विच ऑन करेंगे। सही, क्योंकि स्विच ऑन करते ही तार का रास्ता पूरा हो जाता है, सेल से बल्ब तक और फिर बल्ब से वापस सेल तक। एग्जैक्टली। और इसी पूरे बंद रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। बिल्कुल। अगर ये रास्ता कहीं से भी टूट गया, जैसे स्विच ऑफ करने पर, तो बहाव रुक जाएगा। हाँ, करंट का फ्लो रुक जाता है। अब सवाल यह है कि इस बहाव को नापें कैसे? हम कैसे कहें कि बहाव तेज है या धीमा? मतलब इसकी कोई यूनिट होगी, जैसे हम पानी को लीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। वही बात है, हम इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया। इसका फॉर्मूला है I = QT। I Q T, जहां I करंट है, Q नेट चार्ज है और T समय है। और इसकी SI यूनिट है एम्पेयर। एम्पेयर, ये नाम तो मैंने सुना है, फोन के चार्जर पे लिखा होता है। तो 1 एम्पेयर का मतलब क्या हुआ? 1 एम्पेयर का मतलब है कि तार के किसी भी पॉइंट से हर सेकंड 1 कूलम का चार्ज गुजर रहा है। कूलम जो है वो चार्ज को नापने की यूनिट है। अच्छा। यहाँ एक मजेदार बात है, जब बिजली की खोज हुई थी तब वैज्ञानिकों को लगा था कि कोई पॉजिटिव चीज बह रही है, तो उन्होंने करंट की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मान ली। लेकिन असल में तो इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं जो नेगेटिव होते हैं। सही कहा। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो असल भाव के ठीक उल्टा, पर वो कन्वेंशन आज तक चला रहा है। खैर, इस करंट को नापने के लिए एक डिवाइस है। क्या नाम है उसका? उसे एमीटर कहते हैं। इसे हमेशा सर्किट में सीरीज में, मतलब रास्ते के बीच में ही लगाया जाता है, ताकि सारा का सारा करंट उसके अंदर से होके गुजरे और हमें सही रीडिंग मिले। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारी टॉर्च में अब तार है और हमें पता है कि उसमें करंट बहेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल, ये चार्ज अपने आप क्यों नहीं बहता? जैसे पाइप में रखा पानी अपने आप बहना शुरू नहीं कर देता? उसे किसी धक्के की जरूरत पड़ती है। हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आपकी पानी वाली एनोलॉजी ने ही जवाब दे दिया। एक समतल पाइप में पानी नहीं बहेगा। बहाव के लिए या तो एक सिरे पर पंप लगाना होगा या एक सिरे को दूसरे से ऊंचा रखना होगा। एक प्रेशर डिफरेंस बनाना होगा। बिल्कुल। तो चार्जेस को बहाने के लिए भी एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। और बिजली की दुनिया में इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या ज्यादा आम भाषा में कहें तो वोल्टेज। हाँ, वोल्टेज। ये वो धक्का है जो चार्जेस को पूरे सर्किट में घुमाता है। हमारी टॉर्च में ये धक्का सेल या बैटरी देती है। 1 मिनट, सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये धक्का पैदा कर पाता है? सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं। उनमें केमिकल रिएक्शन होता है जिससे सेल के एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और दूसरे पर नेगेटिव। अच्छा। इसी जमावड़े से दोनों सिरों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। जैसे ही आप तार जोड़ते हैं, चार्जेस इस डिफरेंस की वजह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। आपने पहले कहा था कि 1 वोल्ट का मतलब है 1 जूल का काम। इसका मतलब क्या बैटरी चार्जेस को धकेलने में सच में कोई काम कर रही है, जैसे हम कोई बक्सा उठाते हैं? क्या बेहतरीन सवाल है। हाँ बिल्कुल, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यही है, V = WQ। W/Q। यानी एक कूलम चार्ज को सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में बैटरी ने कितना काम वर्क डन किया। जब हम कहते हैं कि एक बैटरी 1.5 वोल्ट की है,
तो इसका मतलब है कि वो हर एक कूलम चार्ज को 1.5 जूल की एनर्जी देकर सर्किट में धकेल रही है। और इसी वोल्टेज को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसे एमीटर की तरह सीरीज में नहीं लगाते होंगे? नहीं, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के उन 2 पॉइंट्स के पैरेलल में लगाया जाता है जिनके बीच का प्रेशर डिफरेंस हमें नापना है। जैसे बल्ब के दोनों सिरों पर लगाकर ये पता करना है कि बल्ब कितनी वोल्टेज खा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब हमारी टॉर्च में धक्का देने वाला वोल्टेज भी है और बहने वाला करंट भी। मुझे लगता था ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। क्या इनके बीच भी कोई रिश्ता है? ये जानना तो सच में दिलचस्प होगा। इनके बीच एक बहुत ही सीधा और सुंदर रिश्ता है, और इस रिश्ते को 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने खोजा था। ओम्स लॉ। हाँ, ओम्स लॉ। ओम का नियम सीधी सी बात कहता है, अगर तार का तापमान न बदले तो आप जितना ज्यादा वोल्टेज का धक्का देंगे, तार में उतना ही ज्यादा करंट बहेगा। यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एकदम सही। V प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर इक्वल साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, V इक्वल्स IR। और ये R ही कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार है। R यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। रुकावट। हाँ, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के बहाव का विरोध करती है। इसे ऐसे समझें कि हमारे पानी वाले पाइप में कुछ कचरा या संक्रापन है जो पानी के बहाव को मुश्किल बना रहा है। अच्छा, यही रेजिस्टेंस है। इसकी SI यूनिट है ओम, ओमेगा। तो इसका मतलब है कि मैं किसी भी डिवाइस पर वोल्टेज बढ़ाती जाऊं तो करंट बढ़ता ही जाएगा। क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? तार पिघल नहीं जाएगा? बेहतरीन सवाल। ओम्स लॉ एक आदर्श स्थिति बताता है। असलियत में अगर आप वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो करंट भी बहुत बढ़ जाएगा, जिससे तार में इतनी गर्मी पैदा होगी कि वो पिघल सकता है। लेकिन V इज इक्वल टू IR के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस को दुगना कर दिया जाए तो उतने ही वोल्टेज पे करंट आधा रह जाएगा। मतलब करंट और रेजिस्टेंस में 36 का आंकड़ा है। हाँ, कह सकते हैं। तो जिन चीजों का रेजिस्टेंस कम होता है वो अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, जैसे तांबा। और जिनका बहुत ज्यादा होता है, जैसे लकड़ी या रबर, वो पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जैक्टली। इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो करंट को बहने ही नहीं देते। ठीक है, तो हर तार में कुछ ना कुछ रुकावट यानी रेजिस्टेंस होता है। पर ये रेजिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है? क्या एक ही धातु के मोटे और पतले तार का रेजिस्टेंस भी अलग-अलग होगा? बिल्कुल। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है, और इसे समझने के लिए हम फिर से पानी वाले पाइप की एनालॉजी पर चलते हैं। ठीक है। पहला है तार की लंबाई, L। पाइप जितना लंबा होगा, पानी को बहने में उतनी ज्यादा रुकावट महसूस होगी। मतलब तार जितना लंबा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। हाँ। दूसरा है तार की मोटाई, यानी क्रॉस सेक्शन का एरिया, ए। पाइप जितना मोटा होगा, पानी उतनी आसानी से बहेगा। तो तार जितना मोटा, रेजिस्टेंस उतना कम। सही। और तीसरा, सबसे जरूरी, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ। एक साफ सुथरे कॉपर के पाइप और एक जंग लगे लोहे के पाइप में फर्क तो हो गई। तो हर पदार्थ का अपना एक रुकावट डालने का गुण होता है। बिल्कुल। और इसी गुण को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो कहते हैं। ये उस पदार्थ की अपनी पहचान है जो लंबाई या मोटाई बदलने से नहीं बदलती। अच्छा। तांबे की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसलिए वो एक बेहतरीन कंडक्टर है। वहीं कांच की रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो एक इंसुलेटर है। अच्छा, तभी तो हीटर या टोस्टर में तांबे का तार नहीं बल्कि किसी और चीज का इस्तेमाल होता है। सही पकड़ा। आमतौर पर हम रेजिस्टेंस को बिजली का दुश्मन मानते हैं जो ऊर्जा बर्बाद करता है, लेकिन यहाँ इंजीनियरों ने उसी दुश्मन को दोस्त बना लिया। वो कैसे? और उन्होंने जानबूझकर एलॉयज जैसे निक्रोम का इस्तेमाल किया जिनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, ताकि जब उनसे करंट गुजरे तो वो रुकावट की वजह से खूब गर्म होगा, लेकिन कुल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होगा RS = R1 + R2 + R3। और दिवाली की लड़ियों वाली लाइट की सबसे बड़ी मुसीबत यही है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरी लड़ी बंद पड़ जाती है। हाँ, क्योंकि वो एक ही रास्ता टूट जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसी समस्या को हल करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का आविष्कार हुआ। हमारे घरों की सारी वायरिंग पैरेलल में होती है। अच्छा। इसमें सभी उपकरणों को 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच जोड़ा जाता है, जिससे करंट के लिए कई रास्ते बन जाते हैं। जैसे एक बड़ी नदी आगे जाकर कई छोटी छोटी धाराओं में बट जाए। परफेक्ट एनालॉजी। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर रास्ते पर, यानी हर उपकरण पर, वोल्टेज
1 बराबर रहता है, जो हमारे घरों में 220V होता है। अच्छा। दूसरा, कुल करंट इन सभी रास्तों में बंट जाता है। जिस उपकरण का रेजिस्टेंस कम, वो ज्यादा करंट खींचता है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक रास्ता टूट भी जाए, मतलब एक बल्ब फ्यूज हो जाए, हाँ, तो बाकी उपकरण चलते रहते हैं। हाँ, बाकी रास्तों पर करंट बहता रहता है। ये वाकई एक बहुत ही क्लेवर डिजाइन है तो और पैरेलल में कुल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है। 1Rp = 1R1 + 1R2 + 1R3। कुल मिलाकर ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों देता है। अभी आपने हीटर और बल्ब की बात करते हुए कहा कि रेजिस्टेंस की वजह से तार गर्म हो जाते हैं। पंखा या टीवी भी ज्यादा देर चले तो गर्म महसूस होता है, ऐसा क्यों है? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। जब बैटरी चार्जेस को रेजिस्टेंस के खिलाफ धकेलती है तो उसकी कुछ एनर्जी गर्मी में बदल जाती है। ठीक, वैसे ही जैसे हथेलियों को आपस में रगड़ने से घर्षण के कारण गर्मी पैदा होती है। बिल्कुल। और ये गर्मी कितनी होगी, ये भी किसी बात पर निर्भर करता होगा। हाँ, जरूर करता होगा। हाँ, इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझाता है। इसके अनुसार पैदा हुई हीट H 3 बातों पर निर्भर करती है। करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R, और कितनी देर तक करंट बहा T। फॉर्मूला है H = I²RT। I²RT। हाँ, इसमें सबसे जरूरी बात करंट का स्क्वायर I² है। इसका मतलब है कि अगर आप करंट को दुगना करेंगे तो गर्मी 4 गुना बढ़ जाएगी। बाप रे। हाँ, इसी वजह से ज्यादा लोड पड़ने पर तारें गर्म हो जाती हैं। लेकिन इस हीटिंग इफेक्ट का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल भी तो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। बिल्कुल। फ्यूज एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये एक ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही सर्किट में तय सीमा से ज्यादा करंट आता है, वो पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है और हमारे महंगे उपकरणों को बचा लेता है। सही कहा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। पावर यानी कोई उपकरण कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। सही। ये एनर्जी के कंज्यूम होने का दर है। इसका सबसे कॉमन फॉर्मूला है P = VI, यानी पावर = वोल्टेज × करंट। और इसकी SI यूनिट वॉट है। हाँ, वॉट, W। जब हम कहते हैं कि कोई बल्ब 100 वॉट का है तो इसका मतलब है कि वो हर सेकंड 100 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोशनी और गर्मी में बदल रहा है। और जो हमारा बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, उसका इससे क्या लेना देना है? वो यूनिट असल में किलोवाट आवर, किलो घंटा है। ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट एच का मतलब है कि आपने 1000 वॉट का कोई उपकरण, मान लीजिए एक हीटर, 1 घंटे तक चलाया। तो मीटर में 1 यूनिट दर्ज हो गई। हाँ, तो आपके मीटर ने 1 यूनिट एनर्जी रिकॉर्ड कर ली। इसे जूल्स में बदलें तो ये बहुत बड़ा नंबर है। 1 किलोवाटेज बराबर 3.6 मिलियन जूल्स। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमने दिमागी तौर पर एक टॉर्च बनाने के बहाने बिजली की पूरी दुनिया की सैर कर ली। हमने करंट के बहाव से शुरू किया, वोल्टेज के धक्के को समझा, रेजिस्टेंस की रुकावट को जाना, और सीरीज पैरेलल सर्किट्स के क्लेवर रास्तों से गुजरते हुए पावर और हीट के असर को देखा। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही बुनियादी सिद्धांत हमारे फोन चार्जर से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड तक हर चीज की नींव है। ये समझना कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, हमें ऊर्जा का बेहतर, सुरक्षित और ज्यादा कुशलता से उपयोग करने में मदद करता है। ये सिर्फ विज्ञान की किताब का एक अध्याय नहीं है, ये हमारी आधुनिक दुनिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि रेजिस्टेंस की वजह से तारों में बिजली भेजते समय बहुत सी ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। हाँ, ट्रांसमिशन लॉस। अब कल्पना कीजिए ऐसे पदार्थों की जिन्हें सुपरकंडक्टर्स कहते हैं, जिनका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है। अगर हम इनसे बिजली के तार बना सकें तो ऊर्जा की बर्बादी लगभग खत्म हो जाएगी। सोचिए, इस एक बदलाव से हमारी तकनीक, हमारे शहर और हमारे ग्रह पर इसका क्या असर पड़ेगा।